हेलो वियर्स, संधान आईएएस एकेडमी के पीसीएस श्योर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बताया जा रहा था कि फॉरवर्डिंग बैच चल रहा है अभी आप लोगों का। 10 नवंबर से हम इस बैच में एडमिशन लेना शुरू करेंगे, प्री और मेंस। आखिर हम एक प्रश्न लेकर चलते हैं, हालांकि ये मेंस को ध्यान में रखकर हम इसको लेके चल रहे हैं कि मगध का राज्य एक साम्राज्य के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि मगध जो कि है एक साम्राज्य के रूप में अपने आप को बदल देता है। क्या उसके लिए सहयोगी कारक थे, क्या उसके लिए उत्तरदायी कारक थे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। मगध वर्तमान बिहार राज्य में स्थित 16 महाजनपदों में एक था और तत्कालीन 4 राजतंत्र जो थे, जिसमें वत्स, अवंती, अंग और आपका कौशल और ये मगध, ये उस समय के सबसे पावरफुल थे। जिसमें जो 4 प्रमुख थे, जिसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध, इनके मध्य एक कड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी। लेकिन मगध में ऐसा क्या था जो अन्य महाजनपदों में नहीं था, ये हमको जानना है। सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ हमें जन सभो सूत्र में भी प्राप्त होता है। हम टॉपिक पर आते हैं, महाजनपदों में मगध का उत्थान। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो मगध है वह यानी वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र, खासकर गिरिव्रत से लेकर ये पूरा का पूरा एरिया, ये उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है। अच्छे खासे उपजाऊ मैदान यहाँ पर है। जब उपजाऊ मैदान होगा, वर्षा निरंतर होगी, जनसंख्या अच्छी रहेगी, टेक्नोलॉजी की स्थिति, खासकर उस समय लोहे की फाल की स्थिति हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया। इन सब ने मिलकर एक कंडीशन बनाई, वो थी कृषि की कंडीशन। कृषि अपनी अच्छी स्थिति में चल रही थी, जिसके फलस्वरूप सरकार के समक्ष, चूंकि अधिशेष उत्पादन की भी स्थिति थी और अधिशेष उत्पादन के फलस्वरूप राज्य के समक्ष टैक्स लगाने का अवसर आया। इस टैक्स ने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान की। दूसरा, नदियों की उपस्थिति। नदियों की उपस्थिति मगध के लिए वरदान साबित हुई। वर्तमान में जो पटना है वो 5 नदियों यानी पाटलिपुत्र, उसको एक जलदुर्ग के समान कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो व्यापार वाणिज्य होता था वह नदी के मार्ग लोग ज्यादा उसको प्रश्रय देते थे, ज्यादा। कौटिल्य भी ऐसा कहता है कि नदी मार्ग से व्यापार वाणिज्य सुगमता पूर्वक होता है। यहाँ पर नदी मार्ग को अधिक महत्व प्रदान किया गया। व्यापार वाणिज्य होता था, चौकियां स्थापित की जाती थी, राज्य को इससे भी आय की प्राप्ति होती थी। तो ये दोनों जो कारक थे, इन लोगों ने क्या किया, राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक अवस्थिति में अगर हम देखें तो राजगृह, जिसको हम 5 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं, ये चारों ओर से घिरा हुआ था, अभेद दुर्ग के समान था, जिसने उसे एक मजबूती प्रदान की और साथ ही साथ शत्रुओं से अभेद्यता भी प्रदान की। पाटलिपुत्र जस्ट बताया, जलदुर्ग के समान था। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, जंगलों की उपस्थिति। वर्तमान में झारखंड से लेकर उड़ीसा तक का जो पूरा का पूरा एरिया जंगल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का जो पूरा का पूरा जंगली एरिया था, उससे लकड़ियों की प्राप्ति होती थी। उन लकड़ियों से अच्छे खासे हथियार बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे, जिससे कहीं ना कहीं इनकी 2 कदम आगे वाली प्रवृत्ति बनी रही। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोहे की खानों की उपस्थिति। ये जो लोहे की खानें थीं, इसने मगध को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। क्यों? क्योंकि इनको लोहा गलाने की विधि पता थी और लोहे की खान होना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लोहा गलाकर हथियार बनाने और अन्य वस्तुओं को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके फलस्वरूप इनको अन्य महाजनपदों से बीच कर दिया, आगे कर दिया।
आपको बता दें अंग का शासक ब्रह्मदत्त था, जिसको बिंबिसार ने युद्ध करके हरा के मार डाला था, क्योंकि उसके पास भी सेम संसाधन थे। तो बिंबिसार इस बात को जानता था कि अगर ये व्यक्ति भी कल को मेरे साथ रहेगा तो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या उस समय की और अंग को अपने राज्य में मिला लिया। तीसरी व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? हाथियों की उपस्थिति। मगध के अलावा किसी और महाजनपद में हाथियों का प्रयोग युद्ध में नहीं होता था, लेकिन मगध पहला राज्य था जिसने अपने युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया। नदी पार करने, दलदल पार करने, किलों को तोड़ने, भारी वस्तुओं को ले जाने, इसके लिए महत्वपूर्ण उपस्थिति हाथियों की थी। तो भौगोलिक जो अवस्थिति है वो किसी भी क्षेत्र को एक अन्य क्षेत्रों से ज्यादा बेहतरीन लीड देती है। तो वो लीड उस समय मगध को प्राप्त थी। समाज की चर्चा करेंगे तो समाज खासकर आपको देखा जाए तो ऋग्वेद में मगध शब्द के लिए, मगध के लिए कोई अच्छा वो नहीं कहा, वाक्य कहा गया। वहां कहा गया कि वहां पर बीमारियां फैले, क्योंकि ये यहाँ पे उतना आर्यीकरण का प्रभाव नहीं था। कहा जाए तो आर्यीकरण हुआ ही नहीं था, इसलिए उनके संदर्भ में गलत बातें ही कही जाती थी। दूसरी बात, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कर्म स्थली था ये मगध, जिसके फलस्वरूप यहाँ के समाज को रूढ़िविहीन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारण, यहाँ के समाज के, यहाँ के लोगों का एक तरीके से अपने उत्थान के बारे में जागृत होना। ये तत्कालीन और महाजनपद में हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ के लोगों का रूढ़िविहीन समाज के साथ साथ अपने उत्थान के लिए, अपने विकास का जो इनको भान था, ये अन्य किसी क्षेत्र में हमको दिखता नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था यहाँ के शासकों की भूमिका। शासकों की भूमिका में बिंबिसार ने बिल्कुल एक पॉइंट पर वो चला कि उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जहां जरूरी हो सका उसने वहां कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंधों में उसने मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, चिरन्ना से विवाह किया, महाकोशला देवी से विवाह किया और अपने न केवल अपने चारों ओर एक संबंधों का दीवार बनाया, बल्कि उससे उसको सुरक्षा भी प्राप्त, क्योंकि ये सारे के सारे राज्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दूसरी बात, उसने कूटनीतिकता की भी बात कही। जीवक को उसने अवंती नरेश चंड प्रत्युत के पास भेजा, जो पांडुओं से पीड़ित हो चुका था। इस तरह के कूटनीतिक स्तर के जो शासक थे, उन्होंने मगध को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। दूसरा था अजातशत्रु। अजातशत्रु एक फॉर्मूले पे चलता था। वो कहता था कि राजतंत्र नातेदारी को नहीं जानता है। सेम कंडीशन इब्राहिम लोदी की भी थी। इब्राहिम लोदी कहता है कि राजतंत्र में कुंबा परवरी की कोई जगह नहीं है। राजतंत्र में कुंबा परवरी की कोई जगह नहीं है। इब्राहिम लोदी का ये स्टेटमेंट है। राजतंत्र नातेदारी को नहीं जानता अजातशत्रु, और इब्राहिम लोदी कहता था कि राजतंत्र में कुंबा परवरी की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सटीक सिद्धांत। उसने तत्कालीन लिच्छवी के साथ युद्ध किया, कौशल के साथ युद्ध किया। लिच्छवी के साथ युद्ध करने के क्रम में उसने पहली बार युद्ध में रथमूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया, जो समय के सबसे दुर्दांत हथियार होंगे। देखा होगा आपने बाहुबली मूवी में किस तरीके से भल्लाल देव का जो रथ चलता था, जिसे आप रथमूसल कहते थे, चारों ब्लेड लगी होती थी रथ पे, और शिलाकंटक यानी बड़े बड़े शिलाओं को उठाकर दीवारों को तोड़ने में यूज किया जाता था। यहाँ पर बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताना चाहूंगा। हास्यपद भी है कि बुद्ध ने अजातशत्रु को यह बुद्धि दी कि तुम लिच्छवियों को तब तक नहीं वो कर सकते हो जब तक जो कि है तुम उनमें फूट न डालो। तो वस्त्रकार को और सुनिधि को, इन दोनों के क्या नाम है, शर्त के चलते उनमें फूट पड़ी और अंत में अजातशत्रु ने क्या किया, इनको भेद दिया। दूसरा युद्ध कौशल नरेश के साथ हुआ। पहले बार युद्ध में हारा और हारने के बाद उसे जो की है बदली बनना पड़ा, लेकिन दूसरी बार उसने जो की है
और उसी संबंधों में उसने जो कि काशी को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसकी आय 1 लाख रुपए थी। काशी को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसका राजस्व बहुत अच्छा आता था। उसके बाद शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती को रौंद दिया। महापद्मनंद गद्दी पर बैठा। महापद्मनंद ने जो कि कलिंग उड़ीसा तक की विजय प्राप्त की, और इस प्रकार जो कि है एक अच्छी खासी साम्राज्य का निर्माण, एक अच्छे खासे सीमा का विस्तार का जो काम किया वो मगध के शासकों ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह स्थिति और अच्छी हो जाती है जब वो सेल्यूकस निकेटर को हराता है, और हराने के बाद एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरुनिस्दाई जैसे प्रदेशों को वो दहेज में प्राप्त करता है। सम्राट अशोक, आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के संदर्भ में बिल क्लिंटन कहता था, जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, उसने कहा था कि धन्य है कि यह सम्राट अशोक की भूमि है, धन्य है ये सम्राट अशोक की भूमि है। संपूर्ण पहला एक ऐसा शासक जिसने तलवार के साथ साथ उसने अपने भावनात्मक संबंधों के आधार पर भी लोगों को अपना दीवाना बनाया। संपूर्ण संसार को जियो और जीरो दो का कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति अशोक। सिटीजन चार्टर जैसी व्यवस्था करने वाला अशोक। पर्यावरण के संदर्भ में शासक की क्या भूमिका होनी चाहिए ये करने वाला अशोक। राज का कर्तव्य केवल टैक्स की वसूली करना नहीं होता है, बल्कि लोगों का जन कल्याण भी आवश्यक है, ये करने वाला अशोक। तो एक शासक अशोक जिसने जो की है सुदूर पूरब से लेकर दक्षिण तक का एरिया फतह किया, और कलिंग को भी उसने क्या किया, विजित कर लिया। तो इस प्रकार नायकों की भूमिका ने मगध को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाया। इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इसको फॉर्मेटिंग आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक और नायकों की भूमिका, इसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप अपनी कॉपी स्कैन करके मुझे भेजिए, मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस का बैच भी अभी फिलहाल नहीं शुरू होगा, अभी ये मेरे डेमो बैचेस चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल किसी भी तरह के कोई भी बैच, अभी जो पुराने बैच अभी चल रहे हैं वही इस समय चल रहे हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं। 10 नवंबर से हम नया बैच को शुरू करेंगे। तो फिलहाल आप लोग की इंक्वायरीज आ रही हैं, तो अभी फिलहाल 10 नवंबर तक आप रुकिए। 10 नवंबर के बाद ही हम इस पर काम करेंगे। हम 10 नवंबर के बाद एडमिशन ऑनलाइन, जिसमें यूजीसी नेट का 2025 का जून का बैच रखेंगे, और साथ ही साथ हम आगामी जीआईसी इंटीग्रेट इतिहास का बैच, इतिहास में हम इसको रखेंगे, और सिविल सर्विसेज का पीसीएस श्योर बैच हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की चला रहे हैं। और फिलहाल आप लोग वो करिए, हम 10 नवंबर के बाद इसमें एडमिशन लेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।